हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सिंह एडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। बच्चों, आज हम देखो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो। और आज हम देखो, अब तक हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन का थोड़ा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो पिछला बेसिक बनाया है मैंने, पहले लेक्चर और दूसरा लेक्चर को देखें। पहला लेक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा खास नहीं दिख पाया था, बट सेकंड लेक्चर में मैंने उसमें कुछ अच्छा वो करा है, लाइटिंग कुछ सही है। और देखो, YouTube पे लेक्चर बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, ठीक है, क्योंकि सिंगल आदमी बनाता है तो उसे कैमरे के बारे में और उसके बारे में पता नहीं चल पाता, क्योंकि भाई इतना लाइक शेयर और वाचिंग टाइम ज़्यादा नहीं हो पाने का, इतने हमें भी, तुम भी लाइव नहीं आ पाने का। तो इसलिए भाई मेरी आप लोगों से विनती है, भाई आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें उसको, ठीक है। अब हम देखो हमने कल पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में और उसके वोल्टेज के ड्रॉप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, देखो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने देखो तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। देखो, रेजिस्टेंस को हम R से शो करते हैं और R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन के A होता है। ये मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है। यदि ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला, ये, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये L है हमारी लंबाई है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा रेजिस्टिविटी है। इसको अब रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है। किसी भी पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर यदि ये पदार्थ अलग अलग मटेरियल के तो उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। यदि वो एक ही मटेरियल के पदार्थ हैं, अर्थात वायर हैं, और वो एक 10 किलोमीटर लंबा है और एक किलोमीटर लंबा है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। यदि आप कहोगे तो आप क्या करोगे, आप जो है निकालोगे, इससे निकालोगे कि भाई रेजिस्टिविटी तुम्हें जो है R भी दिया होगा, A भी दिया होगा और ये भी दिया होगा, और तुमसे कह देंगे एक जो है 10 किलोमीटर लंबा है और एक क्या है हमारा, एक 10 किलोमीटर लंबा, एक 5 किलोमीटर लंबा है। तो तुमसे कहेंगे रेजिस्टिविटी बताओ, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसमें कंपैरिजन करोगे, बट गलत। जिसो सेम मटेरियल के पदार्थ होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी सेम होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। यदि अलग अलग मेटल के हैं तो आप इससे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस जो होता है हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, वो शुड बी मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अर्थात टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस यानी हमारे प्रतिरोध में बहुत, पहली बात तो परिवर्तन होए ना, यदि होए तो बहुत कम, मिनिमम से मिनिमम होए, ठीक है। वो होता हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं उसको हम, ठीक है भाई। उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है। यदि ये सेम मटेरियल के पदार्थ हैं तो इसमें क्या होगा हमारा, देखो सेम मटेरियल पदार्थ में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम मटेरियल में एक रेशियो जो 1:1 का ही होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात के बारे में, ठीक है भाई। अब हम देखो आगे पढ़ने जा रहे हैं, कुछ आगे पढ़ने जा रहे हैं भाई। टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड भी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अर्थात अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी मिनिमम, अर्थात जो हमारा टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है, इसको हम किससे शो करते हैं, अल्फा से, अल्फा नोट से शो करते हैं,
ये, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ताप गुणांक बोलते हैं इसको, इसका जो है ताप गुणांक क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, अर्थात टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं हो, मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी मेटल हैं वो 3 अच्छी मेटल हैं जिनके प्रतिरोध के बढ़ने से, 3 ऐसी मेटल हैं जिनका प्रतिरोध के बढ़ने से उनके टेम्परेचर मतलब अर्थात टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोध के में बहुत कम परिवर्तन होता है, ठीक है, अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट में मिनिमम परिवर्तन होता है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, एक हमारी होती है मैग्नीन, कौन सी है भाई हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो कौन सी है हमारी, मैग्नीन, मैग्नीन, ठीक है। ये देखो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है हमारा, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा नोट कितना होगा, 0.000, ठीक है, 0.00015 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, मैग्नीन। फिर आता है हमारा कॉन्स्टेंटन, क्या होता है, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन अल्फा नोट कितना होता है, 0.00020 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है हमारा कॉपर, क्या आता है, कॉपर। फिर हमारा आता है कॉपर, ठीक है। जो हमारा ये कॉपर होता है, देखो इसका कितना होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.004 होता है ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये धातु है, ये कंपटीशन के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 0.00015 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो हमारा कॉन्स्टेंटन का जो है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0.00020 है, ठीक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आता है हमारा तीसरे नंबर पर था कॉपर। यही 3 मेटल हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का तुमने लैब में देखे होंगे या कभी देखा होगा, जो वो रियोस्टेट होते हैं जिनको इधर उधर से उनका रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, इधर उधर खिसका करके उनको हम चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है भाई। तो वो होते हैं हमारे रियोस्टेट बोलते हैं उनको, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो ये हमारा देखो अब हम आते हैं, देखो भाई इसके बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पर, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, कैसे कैसे चलता है, देखो, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है, क्या होता है। तुम सोचोगे भाई कौन सा क्या होता है तुम्हारा कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या करते हो, कैसे कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो ये है हमारा है रेजिस्टेंस, देखो कैसे कैसे आता आप खुद देख लेते हो। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस है एक इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है, ठीक है। ये है R1 रेजिस्टेंस है और ये क्या हमारा R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। जब ये R2 रेजिस्टेंस है और ये सिरा क्या हमारा A है, ये सिरा क्या हमारा B है, टर्मिनल बोलते हैं इसको, ठीक है। A सिरा है और ये B सिरा है, ठीक। अब इसका जगह मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट लिख दो या RAB लिख दो, RAB अर्थात इन दोनों में कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे दोनों जुड़ जाएंगे, यदि इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। R इक्विवेलेंट बोल दो या RSE बोल दो, SE का मतलब है सीरीज, R
ऐसी सीरीज कॉम्बिनेशन, तो होगा हमारा R1 प्लस के R2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यदि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यदि हमने लगातार ये लगा दिए हमारे रेजिस्टेंस, एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, ठीक है, और एक ये लग गया, कितने भी बढ़ा दो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ए टर्मिनल है, ये हमारा बी टर्मिनल है, ठीक है, ये क्या हमारा R1 है, ठीक है, ये क्या भाई हमारा, ये हमारा R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, ठीक है। यदि ये सीरीज में कितने भी लग रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम ऐसे ही लिख देंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस के R2, ठीक है। और यदि जितने मैक्सिमम लग रहे हैं उनको हम इस प्रकार से R इंटू एन तक जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा ओम में, ठीक है भाई। ये होता है इसका रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, लिख लो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पे लिख लो सीरीज सीरीज। हाँ भाई देखो, इसमें देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ होती है, इसके अंदर क्या होती है, देखो ये वोल्टेज है हमारा, ये यहाँ पे इसके V1 वोल्टेज है, इसमें V1 वोल्टेज है, और ये इसके नीचे क्या है, V2 वोल्टेज है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, सीरीज में देखो करंट हमारी सेम होती है, सब में करंट सेम होती है। ये क्या होती है, आई हमारी करंट क्या होती है, सेम होती है। ये हमारी करंट क्या होती है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट सेम होती है, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, ये सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आई सेम होती है, बट बट यानी परंतु वोल्टेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, ठीक है भाई। ये होता है, ये ध्यान रखना इस बात का कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बस यही पॉइंट चलने, तुम्हारे जो बेसिक का स्टार्ट है यहीं से स्टार्ट है, ध्यान रखना। जो मैं करा रहा हूँ इतने स्लो तुम्हें, जब आप न्यूमेरिकल पे आओगे, न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस के जो सवाल आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इतना इंटरेस्टेड आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, तुम्हें पूरा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप आपसे मैं यही बता रहा हूँ कि आप इनको जो भी मैं बता रहा हूँ इनको बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो देख के अगर समझ में नहीं आ रही तो दोबारा रिपीट करो, मेरे वर्डों पर ध्यान देना, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट सेम होती है, क्योंकि करंट का एक ही रास्ता जा रहा है, देखो करंट का एक ही रास्ता है, ठीक है, और वोल्टेज अलग अलग है, ठीक है। ओके भाई, हाँ अब देखो, अब आते हैं हम, देखो अब इसका देखो, ये हमारा था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, किस पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, ठीक है, यानी कि समांतर संयोजन या समांतर, ठीक है, या समांतर या पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। देखो ये क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये हमारे रेजिस्टेंस है, ये किसमें, हमारे पैरेलल के अंदर। देखो यदि ये वोल्टेज V है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है हमारे, ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ से करंट हमारी चली भाई कितनी, I करंट, तो ये करंट I2 गई यहाँ पे, और ये करंट कितनी गई, I1 गई हमारी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो हमारा इसमें, इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे करंट बट रही है, करंट हमारी बट रही है, और
वोल्टेज हमारा सेम है। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें इसके थोड़ा सा इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। उसमें वोल्टेज अलग अलग था, करंट सेम थी। इसमें वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग है। देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज R2 के अक्रॉस वोल्टेज V है और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी यही है, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो जब हम तुम सोचोगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, देखो इसका निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 के R1 1 के R2, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका निकालते हैं, ठीक है भाई, हाँ। अब देखो, अब यदि ये रेजिस्टेंस 1 से ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते चले जाते हैं। इनमें देखो 1 के R1 1 के R इक्विवेलेंट्स, सॉरी 1 के R इक्विवेलेंट्स, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 1 के R1 1 के R2 1 के R3। इस प्रकार से हम ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। 1 के RN या R इक्विवेलेंट, ठीक है। इस प्रकार से हम इन्हें ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है भाई। ये वाला इस प्रकार से, यदि ये इस प्रकार से हो गए कि ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस एक ये लग रहा, एक रेजिस्टेंस हमारा ये लग रहा है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये लग रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा ये है, इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस है हमारा। तो ये हमारा मान लो RN तक है, ठीक है। ये क्या हमारे R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। इस प्रकार से चल रहे हैं। तो ये क्या होगा, देखो हमारी करंट I1 होगी, ये करंट क्या होगी हमारी I2 होगी, ये करंट क्या होगी हमारी I3 होगी, और ये जो है यहाँ से करंट टोटल I है ये, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा, करंट हमारी क्या हो रही है, I इक्वल टू क्या हो रहा, यहाँ पे देख लो I इक्वल टू क्या हो रहा, I1 प्लस के I2 प्लस के I3 प्लस के I4। इस प्रकार से हम इसे देखते हैं भाई, ठीक है, हाँ, ठीक है भाई। हाँ भी दोस्तों, अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है भाई, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जो मैंने बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस है, ये हमारे बेसिक का बेस है। अगर आप इसे नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी सवाल करने में, ठीक है भाई, हाँ। तो आप इसे ज़रूर करना, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ भाई, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्टॉप करना, चल रहा है। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, हमारा ये सवाल है, ठीक है। देखो आप कहोगे ये सवाल है कि भाई ये कैसे हल करें, इसका ना ये पता चल रहा है कि सीरीज में है या पैरेलल में है, कोई पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब हम देखो इसमें कैसे देखते हैं, यहाँ से हम देखो करंट देखते हैं, यहाँ से करंट देखी, तो यहाँ से देखो ये इधर को गया और ये इधर गया, ठीक है। ये जब इधर गया तो करंट हमारा बट गया। इसका मतलब है कि ये हमारा पैरेलल में है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल है। यहाँ से फिर करंट आई तो यही फिर बट गई इस प्रकार से, यहाँ से करंट आई तो ये फिर बट गई इस प्रकार से, ये बट गई। तो अर्थात ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे किस में है, ये हमारे तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल के अंदर। पैरेलल का मतलब है समांतर में है, ठीक है। और इसे हम कैसे निकालेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसे करेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उसके लिए हमारा जो फार्मूला था मैंने बताया था तुमको, कुछ नहीं करना, 1/R इक्विवेलेंट्स इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3, ये निकालेंगे। इसका ये फॉर्मूला रख देना है केवल, और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। बस आज के लिए भाई यहीं तक है। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है दोस्तों। ओके, गुड बाय।